हमने गुजारी प्यास में पानी पिए बगैर, हमने गुजारी प्यास में पानी पिए बगैर, लेकिन जिए जमीर का सौदा किए बगैर, लेकिन जिए जमीर का सौदा किए बगैर। प्यारे प्यारे दर्शकों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम कवि और उसकी कृति में बात वीरता की हो रही है। हमारा जो कविता पाठ है, जो हमारे परम आदरणीय जनाब राजेंद्र गोपाल व्यास जी अपने तरन्नुम में, अपनी इतनी आकाश से भी ऊंची आवाज है उनकी, मुझे लगता है कि किसी साज की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी आवाज ही मेरी पहचान है। ये हमारे कवि व्यास जी के लिए ये पंक्तियां तो सटीक बैठती हैं। तो आइए, हाड़ी रानी जो कविता है, जो एक वीरांगना के ऊपर है कि अभी अभी उनका विवाह हुआ है और कर्तव्य उनको याद दिला रहा है, कर्तव्य उनको बुला रहा है और प्रथम दिन है उनका। आगे व्यास जी से सुनते हैं, पहले करते हैं स्वागत व्यास जी का। व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। आप हाड़ी रानी कविता सुना रहे थे मुझे और मेरे दर्शकों को जी। तो इजाजत हो आगे चले? बिल्कुल चले। तो आपने जो पीछे जो बताया है, जो मुझे दृश्य आपके शब्दों के द्वारा जिसका आपने चित्रण किया है, उसमें आपने ये बताया कि चुंडावत जो है वो हाड़ी रानी का जो पति है, अभी प्रथम मिलन उनका अभी हुआ नहीं है, लेकिन उस मिलन से पहले ही उनको संदेश आता है कि तुझे तेरा कर्तव्य बुलाता है जी। अब इस प्रेम प्रसंग को छोड़ के तुझे जाना, वीरता दिखानी होगी। तो हाड़ी रानी को वो पूछता है कि प्रिय, मैं एक तरफ प्रेम है, एक तरफ कर्तव्य है, मैं किसे चुनूं? तो आपने बताया कि हाड़ी रानी ने उसे बहुत ही सहज भाव से एक वीरांगना की तरह उसे देश के लिए, उसे अपनी मातृभूमि के लिए, उसकी रक्षा के लिए पद पे आओ, आगे मेरा प्रेम हमारा। आगे चलो। अब वो आगे वर्णन है, वो कैसे उसको विदाई दे रही है, पंक्तियां पढ़िए। कुमकुम तिलक लगाया पर जब अक्षत लाना भूल गई। अक्षत, हम विदाई करते हैं तो तिलक के साथ अक्षत चावल लगा, तो वो तिलक तो लिया ही पर चावल भूल के आ गई। क्योंकि अब आप कल्पना करिए, आप विरह में चीजें याद रहेगी क्या? उसका प्रिय नहीं, ये सोच से परे की बात है। ये सोच से परे की बात है कि अभी अगर विवाह हुआ है तो अभी विषो होना है, तो वो तो सोच नहीं सकते हैं कि कुमकुम तिलक लगाया पर जब अक्षत लाना भूल गई, आसक्ति के दुर्बल मन से पति बाहों में झूल। एक सेकंड के लिए वो एक तरह से अनकॉन्शियस हो गई, गले मिल ली। उसको जाना तो अक्षत लेने था, तिलक उसके हाथ में था, लेकिन क्या है ये क्षण कि वो पति बाहों में झूल गई। कुछ क्षण ऐसे बीत गए जैसे देखा कोई सपना, अंतपुर में अक्षत लेने दौड़ गई जब वो। अब उसको होश आया, लेट हो जाए तो यहाँ वो चावल लेने के लिए अंदर गई। अब देखिए पंक्तियां देखिए। किंतु क्षत्राणी का चिंतन और मुख प्रखर हो जाता है, पूजा का वो अक्षर देखो मुट्ठी में पक जाता है। कुकर में नहीं, विरह की इतनी गर्मी थी कि वो चावल को मुट्ठी में लेके आई, तब तक वो चावल पक गए, जबकि यहाँ गल गए, जबकि वे कच्चे लगाए जाते हैं तिलक पर। तो इसमें एक विरह क्या होता है, इसका कवि क्लाइमैक्स दे रहा है। रुक जाते सर, सांसें रुक जाती है। मेरी तो अभी सांस है वो मेरे से पूछ रही है कि ये आपने जिस दृश्य को शब्दों में पिरोया है, ये वो कैसा वो वक्त रहा होगा कि जब ये करना पड़ रहा है कि जिसका अंदाजा नहीं है, जो कल्पना से परे की बात है और हकीकत नजर आ रही है। चलिए, कुमकुम तिलक लगाया, कुमकुम तिलक लगाया पर जब अक्षत लाना भूल गई, आसक्ति के दुर्बल मन से प्रतिभाओं में झूल गई। कुछ क्षण ऐसे बीत गए जैसे देखा कोई सपना, अंतःपुर में अक्षत लेने दौड़ गई जब वो ललना। किंतु क्षत्राणी का चिंतन और प्रखर हो जाता है, और पूजा का वह अक्षत देखो मुट्ठी में पक जाता है। क्या वियोग होता होगा ये कलमकार नहीं लिख पाए। आज पढ़िएगा आप। हाँ,
क्या वियोग होता होगा ये कलमकार नहीं लेखक की कल्पना से परे। नहीं सर, इस वियोग को वो शब्दों में नहीं लिख सकते सर, नहीं। क्या वियोग होता होगा ये कलमकार नहीं लिख पाए, आंख पहुंच सीढ़ियां उतर चुंडावत घोड़ी चला जाता क्या ठहर नहीं सकता विराट। आंख पहुंच, हाँ, आंसू तो आएगा, आंसू जा रहा। अपन ट्रेन पे भी किसी को बिठाने जाते हैं, एयरपोर्ट पे बिठाने जाते हैं, रोते हुए आते शना हैं शना जी। ट्रेन जब चलती है तो तब आंसू गिरते हैं। आंसू लुढ़क जाते हैं गालों पर। तो ये तो जिंदगी से दूर आंख जा- पहुंच सीढ़ियां उतर चुंडावत घोड़ी चढ़ जाए, दे आदेश भिजवाया सेवक एक निशान। वो निकल गया, लेकिन रास्ते में ठिठक करके एक सेवक को बुलाया, याद आया करे मैं जल्दी जल्दी में आ गया, कोई निशानी तो लेके आओ, मैं जिंदा बचूं न बचूं। खुद नहीं आया, नहीं है, किसी को भेजा। एक बार युद्ध के लिए निकल जाने के बाद भारतीय वीर वापस घर नहीं जाता, इसलिए सेवक को भेजा, ये नियम है। अच्छा हाँ, अगर वो एक बार वापस गया और वहीं रुक गया तो ऑन योर मार्क सेट गो में भी खिलाड़ी स्टार्ट हो जाने के बाद पीछे नहीं आता, वो हार जाएगा लेकिन आगे जाएगा। दे आदेश भिजवाया सेवक एक निशानी ले आओ, मिलन दोबारा हो या ना हो ये संदेशा क्या ये हो? संदेशा क्या है। दौड़ गया, बोलिए। दौड़ गया सेवक महलों में, रानी खड़ी झरोके में, हाँ। सेवक ने जब चाह बता दी ठिठकी और हंसी क्षण में। अब ये देखेगा, जब उसको आपने भी देखा होगा, कार से भी जब कोई जाता है तो झरोके पे जो हमारी शक्तियां होती है वो बहुत दूर तक निहारती रहती है। तो जो स्वजन होते हैं, प्रियजन होते हैं, तो वो अक्सर देखते वो हैं। झरोके पे ही खड़ी थी। और मुझे याद है कि हाँ। मैं अपनी लौकिक बहन के घर में, जो मेरे से बड़े हैं, तो उनके घर में अमृतसर पंजाब में जाता हूँ, तो बाहर उनके एक गैलरी है, बालकोनी। हाँ, वही। जबकि मैं अंदर से विदा लेके आता हूँ, तो और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जब तक मैं आंखों से ओझल नहीं हो जाता, बहना वहां से झांकती रहती। तो ये भी वही दृश्य। बोलिएगा। हाँ जी, बोलिए आप। क्या वियोग होता होगा ये कलमकार नहीं लिख पाए, आंख पहुंच सीढ़ियां उतर चुंडावत घोड़ी चढ़ जाए, दे आदेश भिजाया सेवक एक निशानी ले आओ, मिलन दोबारा हो या न हो ये संदेशा क्या हो। दौड़ गया सेवक महलों में, रानी खड़ी झरोके में, सेवक ने जब चाह बता दी ठिठकी और हंसी क्षण में। हाँ, क्या हुआ, तुम क्यों आए? तो मैं एक आश्चर्य बता। हाँ, देखिए, फिर आगे लेंगे। देखिए, दे आदेश भिजाया सेवक एक निशानी ले आवो, मिलन दोबारा हो या ना हो ये संदेशा क्या आवो। दौड़ गया सेवक महलों में, रानी खड़ी झरोके में, सेवक ने जब चाह बता दी ठिठकी और हंसी क्षण में। अब क्या कहती हो, जब तक उलझे रहोगे मुझ में, मन में कह रही है, सेवक को नहीं कह रही। अंतर संवाद चल रहा सर। अरे, हाँ, आपने अरे से शुरू किया। जब तक उलझे रहोगे मुझ में, तब तक क्या लड़ पाओगे, मेरे खातिर कुल कलंक के टीके तुम कहलाओगे। हो बदनाम धरा जिससे ये कृत्य नहीं मुझसे होगा, हो विरक्त स्वामी अब मुझसे ये शरीर लथपथ होगा। उसने मरने का निर्णय कर लिया साहब। ठहरो सेवक, मैं तुम्हें एक ऐसी निशानी देती हूँ। लथपथ जो शब्द है, हाँ, ये गर्दन कट जाने के बाद में शरीर लहूलुहान हो जाता है। ये संकल्प उसने पहले कर लिया। आगे आएगा कि इसकी तैयारी वो कैसे करती है। चलिएगा, आगे बढ़िएगा। ये चिंतन कर दृष्टि घुमाई और भवानी थाम लई। भवानी हमारे यहाँ तलवार को कहते हैं। थाम ले, पकड़ ले। हाँ, पकड़ ले। अब आप देखना, दाएं और बाएं हाथ का खेल देखना। वाम हस्त से केश पुंज को निर्ममता से। वाम कहते, बाएं हाथ से तो उसने अपने केश पकड़ लिए और दाएं हाथ में तलवार पकड़ी। वाम हस्त से केश पुंज को निर्ममता, निर्दयता। हाँ, वहां कोमल। आप एक नाखून अगर काटो ना भाई जी, और इतना सा जीवित नाखून कट जाए, इसमें पसीना आ जाता। कल्पना करिए, इस वीरांगना ने अपना मस्तक दूसरा कोई वार करके मार देने, उतना दर्द नहीं होता। खुद को मारना, बाप रे, बहुत बड़ी वीरांगना रही है। पहाड़ जितना इरादा, इतनी ताकत आई होगी, और वो भी वीरता के साथ, कायरता के साथ। वो तो लोग बहुत कायरता के साथ, तो आत्महत्याएं बहुत होती है, बहुत होती है। लोग कायरता दिखा जाते हैं, परिस्थितियों से जूझते चलिए लीजिए। तो उसके लिए ये चिंतन कर दृष्टि घुमाई और भवानी थाम लई।
बाम हस्त से केश पुंज को निर्ममता से थाम गई। अब अंतिम बोलिए। तब दाएं ने पूरी शक्ति से एक अचूक प्रहार किया। इस पंक्ति के अर्थ देखिए, तब दाएं ने इधर तो कस के पकड़ लिया बाएं से कि मस्तक हिले नहीं, लूज नहीं रहे, और इधर पूरी शक्ति के साथ अचूक, यानी एक ही झटके में उसने अपनी गर्दन काटी, अचूक निशाना। तब दाएं ने पूरी शक्ति से एक अचूक प्रहार किया, फव्वारा फट पड़ा, रक्त का श्वेतांगन को लाल किया। वो मार्बल का महल हुआ करता था, पूरे आंगन में लाल फव्वारा, जैसे फाउंटेन से वो निकलता है। फव्वारा फट पड़ा, रक्त का श्वेतांगन को लाल किया। दिग दिगंत सब डोल उठे थे, सन्नाटा महलो छाया। क्या प्रतिक्रिया होती है जब ऐसी घटना घटती? पूरी कायनात और प्रकृति में हलचल हो जाती। लगी आंख फड़की फड़की, चुंडावत का जी घबराया। हमारे यहाँ अनहोनी घटना प्रिय में कभी होती ना, तो पहले आंख फड़क जाती सर, दाईं एक आंख, संस्कार, ऐसे दाईं आंख, मेरी दाईं आंख फड़क, या कोई हिचकी आती है, या तो उनको मैं लग आपको गया, रोक रहा हूं, टेलीपैथी है। रोक रहा हूं मैं आपको। बोलिए। रामायण मंचन में मैंने भी थोड़ा भाग लिया। क्या बात है। रामायण मंचन में बहुत मैंने अपने ही जो पठानकोट जहाँ से मैं हूँ, तो मेरा उसके पास डलहौजी रोड के ऊपर गांव है। हाँ, तो उस गांव में ये बात रही होगी 1982, 1982 से लेके 1996 तक मैंने राम का रोल किया। क्या बात है। और उसमें एक प्रसंग आता है कि जब भरत, माँ ने वनवास दे दिया, कैकेयी ने वनवास दे दिया, जो आंख फड़कने की बात आप कर रहे हैं, वाह वाह। तो भरत उस समय महलों में नहीं है, वो अपने नैनीहाल गया हुआ है। तो नैनीहाल में वो इस बात का वर्णन करता है, अपने नाना जी को कहता है कि आज आंख मेरी कुछ फड़क रही है, कुछ अनहोनी हो रही, कुछ अशुभ होने वाला। वही बात आप जो वो कह रहे हो कि लगी आंख फड़की फड़की, चुंडावत का जी घबराया। पीछे से एक बार फिर आगे बढ़ेंगे जी। कहाँ से शुरू करना मुझे जरा ये चिंतन। हाँ, ये चिंतन कर दृष्टि कुमाई, यह चिंतन कर दृष्टि कुमाई, और भवानी थाम लई, वाम हस्त से केश पुंज को निर्ममता से थाम गई। तब दाएं ने पूरी शक्ति से एक अचूक प्रहार किया, फव्वारा फट पड़ा, रक्त का श्वेतांगन को लाल किया। दिग दिगंत सब डोल उठे थे, वीरस है, दिग दिगंत सब डोल उठे थे, सन्नाटा महलो छाया। लगी आंख फड़की फड़की, चुंडावत का जी घबराया। हो गया। हाँ, तभी कटा सिर लिए हाथ में भोजक्का सेवक आया, नहीं शब्द बोले कोई और शीघ्र थाल को दिखलाया। तो स्तंभित रहा राज यह रावत, देखी अद्भुत सेनानी, धन्य धन्य हो हे महारानी, गूंज उठी ऐसी बानी। अरे वाह, यो समय रुक जाता। अभी वो चला गया सेवक लेके, कटा हुआ सर। हाँ, रानी का। और उसने सोचा कि निशानी क्या लाया। जब उसने वो आवरण हटाया तो हाड़ी रानी का मस्तक कटा हुआ था। सोचिए उस स्त्री पे क्या गुजरी होगी। उसने तो कंगन मांगा होगा, या कोई रिंग मांगी होगी, या कोई आभूषण मांगा होगा। देखिए, उसे थोड़ी पता था कि वो मस्तक काट के दे देगी। देखिए व्यासी, कितना ये संयोग है कि आपने देखा होगा कि भवानी सीता मैया जब रावण के पास होती है तो रावण एक कौतुक रचता है, और वो राम का कटा हुआ सिर सीता को दिखाता है कि देख, जिस पति पे तू इतना गर्व करती, जिसे तू बलशाली मानती है, मेरे सेनानी उसका सर काट करके देख तेरे चरणों में। लेकिन वो माया भी था, वो हकीकत में नहीं था। लेकिन यहाँ तो हकीकत बिल्कुल है, सच्ची घटना सामने। लेकिन इस हकीकत को आगे हम फिर आगे आपके मुखारबिन से फिर हम सुनेंगे जी। हाड़ी रानी की वीरता तो हम अपने दर्शकों को भी ये प्रसंग पूरा किए बिना हम नहीं जाएंगे। तब तक आपको भी हम रोके रखेंगे यहाँ पर। आप ऐसे ही आगे भी इसका अपने शब्दों के द्वारा चित्रण करते रहेंगे। अब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।